नमस्कार, बिहार में काबा में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। तो एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है और कुछ नाराजगियां भी अब धीरे धीरे सामने आ रही है। लेकिन जो बड़ी बात इस बार देखने को मिली है, पहली बार ऐसा हुआ है कि जेडीयू और बीजेपी एक बराबर सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। दोनों ही 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक ये कहा जाता था कि जेडीयू जो है वो बड़े भाई की भूमिका में है हमेशा से ही बिहार में, लेकिन ये पहली बार होने जा रहा है जब दोनों बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। और चिराग पासवान यहाँ पर काफ़ी एडवांटेज में नजर आ रहे हैं। और जितनी सीटें उन्हें चाहिए थी उतनी तो भले ही ना मिली हो, लेकिन सबसे ज़्यादा गठबंधन में वो ज़्यादा सीटों के साथ आगे बढ़ गए हैं। चिराग पासवान को 29 सीटें उनकी पार्टी को मिली गई हैं। और उसके अलावा मांझी की पार्टी को 6 सीटें, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें मिली है, जिसके बाद नाराजगी सामने आने लगी है। दो खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। अजीत कुमार झा सर हैं मेरे साथ, जो लगातार बिहार में काबा में आप देखते हैं कि हमारे साथ बने रहते हैं और बहुत पुराने पत्रकार हैं, बिहार की राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं। सुमित अवस्थी, सब वाकिफ़ हैं इनसे, टेलीविजन के बहुत जाने माने चेहरे, और अभी सुमित बिहार से लौट कर आ रहे हैं। इसलिए सबसे पहले ये जानना बहुत खास होगा कि अब जब सुमित बिहार से लौटे, अब जब चुनाव बहुत नज़दीक आ गए हैं, तब किस तरह का बदलाव हो रहा है। तो सुमित, सबसे पहले मैं आप ही से शुरू करने चाह रही हूँ कि आप क्या कुछ देख कर आ रहे हैं, क्या माहौल इस वक्त आपको लग रहा है? जो पूछा जाता है बिहार में काबा, आप ही उसे बताइए। बिहार में टोटली कंफ्यूजन बा। अच्छा। बहुत ही मतलब, क्योंकि मैं लास्ट वीक था तब जी। तक ये सीट्स शेयरिंग हुई नहीं थी और ये अभी कल ही अनाउंस हुआ है। तो जो मैं समझ पाया, अजीत सर मुझे करेक्ट करेंगे अगर मैं गलत बोलूँगा तो, मुझे जो लगा, मैं सिर्फ एक तो पहली बात क्लियर कर दूं, मैं पटना में रहा, पटना के बाहर नहीं निकल पाया। 4 दिन था, पटना में था। 4 दिन में इतने बड़े राज्य के मिजाज को पढ़ लेना मेरे बस की बात नहीं है। बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट पढ़ लेते होंगे, लेकिन मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। तो मुझे तो जितने लोगों से मैं मिल पाया, मुझे लगा कि बहुत ही इक्वली बैलेंस चुनाव है ये। अगर मैं भीड़ की बात करें तो अगर मैं बीजेपी के दफ्तर में भीड़ देख रहा था तो आरजेडी के दफ्तर में देख रहा था। जेडीयू का टिकटार्थों की भीड़ थी तो कांग्रेस के दफ्तर में भी भीड़ थी। सबसे कम भीड़ कांग्रेस के पास थी, नो डाउट। मैं इन चारों बड़ी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस से अधिक भीड़ प्रशांत पीके की पार्टी में थी। अच्छा। हाँ, पीके जनसुराज के दफ्तर जाओ तो वहां ज्यादा भीड़ दिखाई देती थी कांग्रेस से ज्यादा कंपैरेटिवली। लेकिन अगर भीड़ ही पैमाना था, टिकटार्थियों की इच्छा ही पैमाना है नापने की, एक बहुत ही रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ, तो बीजेपी के अधिक मुझे जिस वक्त मैं वहां था, हाँ। उस वक्त मुझे लगा कि बीजेपी के पास ज्यादा भीड़ है उस वक्त। पर क्योंकि साथ में ये भी था कि उसी दिन बीजेपी की शाम को मीटिंग होनी थी, तो धर्मेंद्र प्रधान और CR पाटिल वगैरह सब वहाँ आने वाले थे। तो उनकी जो फौज होती है, उनका जो प्रोटोकॉल होता है पार्टी के लोगों का, तो हो सकता है इसलिए भीड़ हो, इसलिए वहाँ जाम लगा। दूसरी चीज़ जो मैं कहना, जो मेरे बेसिक जो पटना में रहने वाले लोग हैं, जो सड़क चलते लोग हैं, जो कोर्ट के बाहर खड़े हैं, जो तमाम अकेडमी में पढ़ने वाले छात्र हैं, जो ट्यूशन्स ले रहे हैं, जो कोचिंग ले रहे हैं, उनसे बात करके ऐसा लगता है कि बदलाव की बहार है, कि बदलाव की बयार है, नॉट बहार है। ऐसा लग रहा है कि बदलाव होने चाहिए, बदलाव का बहुत मौजू है। पर अगर आप इसी चीज को चेंज कर लीजिए और आप किसी महिला के पास चले जाइए, तो नीतीश बाबू बहुत अच्छे हैं। अच्छा। शायद वो जो 10,000 रुपए की पहली किस्त मिली है, और जिनको मिल गई है उनके लिए बहुत अच्छे, जिनको नहीं मिली उनको इंतजार है, तो वो अपना ओपिनियन बताने से डर रही हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि टोटल कंफ्यूजन है सर। मुझे क्लैरिटी के साथ नहीं कह सकता हूँ मैं कि जिस हफ्ते में मैं वहां था, उस हफ्ते में कोई इंप्रेशन में लेकर आ पाया कि ये जीत रहा है, अब वो हार रहा है। बिल्कुल। लेकिन मेरे लिए आपने बहुत बड़ी बात जो बताई सुमित, जो महिला वाली बात मेरे पास है। अच्छा। तो आपने जो बहुत बड़ी बात बताई कि जो महिलाएं हैं, अगर वो अभी भी नीतीश कुमार का नाम ले रही हैं, इसका मतलब है वो इंटैक्ट वोटर जो बने हुए हैं। और खासकर ये जो जीविका दीदी वाला जो गेम चेंजर जिसे कहा जा रहा है, वो ये लगता है एंटी इनकम्बेंसी का एक कार्ड की तरह होगा। महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में जो काम किया, वो किसी भी मुख्यमंत्री ने किसी भी राज्य में नहीं। जी। इसके लिए तो नीतीश कुमार को आपको श्रेय देना चाहिए। ये बात अजीत सर भी लगातार हर शो में कहते हैं। साइकिल देने से बात से लेके, पंचायतों में उनका अधिकार देने से लेके, उनको रिजर्वेशन देने से लेके, शराबबंदी लागू करना। शराबबंदी सबसे बड़ा मीनस था एक जमाने में। आज औरतें एम्पावर्ड महसूस कर रही हैं। आप देखिए पिछले 2-3 चरणों से, 2-3 चुनावों में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज क्यों ज्यादा है? इसीलिए महिलाओं को एम्पावर फील होता है वहां पे, और ये बहुत बड़ा फायदा है नीतीश कुमार के पास। तो जो नीतीश कुमार कहा जा रहा था कि बीमार हो गए, नीतीश कुमार अब मानसिक तौर पर स्थिर नहीं है, उन महिलाओं के पास अगर 10,000 रुपये चले गए हैं और वो स्थिर हो गई हैं वहाँ पे कि भाई नीतीश कुमार तो बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट कर लिया है। उसको स्विंग होने की बात अब जो हो रही थी कि स्विंग हो सकती है दूसरी तरफ या तीसरी तरफ, वो नहीं होती दिखाई दे रही, कम से कम मुझे तो नहीं दिख रही है। ठीक है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी अगर हम बात कर रहे हैं आज की डेट में, जब तक एक भी कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुआ है, तब तक मुझे लगता है कि एज जो दिखाई देती है वो रूलिंग साइड पे ज्यादा दिखाई देती है मुझे इस वक्त। ठीक है।
अजीत सर, अब हम सीधे सीट शेयरिंग पर अगर आ जाए, यहाँ पर एनडीए में जिस तरह से ऐलान हुआ और जो कुछ भी हुआ, मांझी की नाराज़गी भी आपने देखी, कुशवाहा ने भी आके सोशल मीडिया पर अपने जो कार्यकर्ता हैं, अपने जो वोटर्स हैं, उनसे माफ़ी मांगी कि जितनी हमने उम्मीद की थी वैसी सीटें नहीं मिल पाई। किस तरह से आप इस सीट बंटवारे को देख रहे हैं, और खासकर जेडीयू जब बिल्कुल बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया गया है? सबसे तो पहले सुमित का जो सवाल था कन्फ्यूजन बा, हाँ। मुझे तो लगा क्लैरिटी बा, क्योंकि सुमित बोले कन्फ्यूजन बा, पर 3-4 चीज जो वो बोले वो मुझे लगता है कि शो करता है कि कितना क्लैरिटी आपको उतने ही समय में मिल गया। आपने जो पहली बात कहा कि एनडीए और महागठबंधन दोनों जो है सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को, तो मेरा भी यही अनुमान है कि 70 से 75% टोटल वॉल्यूम ऑफ वोटर जो है वो इसी दोनों खेमे के बीच है। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने कहा। और दूसरा आपने कहा कि एनडीए के लिए सबसे बड़ा एसेट हो जाता है नीतीश कुमार का विमेन वोटर्स। तो इस पर हम प्रोग्राम भी कर चुके हैं पहले भी, और एक सर्वे का एक रिजल्ट बताएं कि एक लेटेस्ट सर्वे है, वो सर्वे काफ़ी बड़ा सैंपल साइज था 1.5 लाख का। उसने पॉइंट आउट किया कि नीतीश कुमार 32% जेंडर एडवांटेज उनको है कंपेयर टू तेजस्वी यादव औरतों के बीच। मैं अपने पूरे करियर में आज तक 32% जेंडर गैप मैंने कभी नहीं देखा, और वो भी 20 साल इनकम्बेंसी के बाद। तो इसका मतलब है कि मैसिव प्रो इनकम्बेंसी एक सर्टेन सेक्शन में है विमेन के बीच। तीसरा पॉइंट आपने जो बहुत अच्छा कहा सुमित, आपने कहा कि चेंज के लिए एक तरह से वेव कह सकते हैं है। वो मुझे लग रहा है, जो मैं भी करीब 6 हफ्ते घूमा था बिहार, तो मुझको लगा कि जो यंगस्टर है ना, जो 35-40 के नीचे, उनके बीच जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो सिर्फ नीतीश को ही देखे आज तक और किसी को देखे ही नहीं। तो उनको थोड़ा फैटीग हो गया नीतीश जी से। उनको लगता है कि हमारे उम्र का कोई नया मुख्यमंत्री आए, यंगर जनरेशन का। तो उसी में हमने देखा बाउंस थोड़ा प्रशांत किशोर के लिए सोशल मीडिया पे, और तेजस्वी हमेशा नंबर 1 आते जा रहे हैं। तो वही दिखा रहा है चेंज को अमंग यंगस्टर्स। पर मुझे लगता है कि एक अच्छा पॉइंट ये है कि एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा है अमंग मेन और प्रो इनकम्बेंसी ज़्यादा है अमंग वेमेन, है ना, टुवर्ड्स। तो अब आपने जो सवाल पूछा, बहुत ही अच्छा सवाल, कि इस एनडीए का जो अभी निकला है सीट डिस्ट्रीब्यूशन, उसका एक प्लस पॉइंट ये है कि एनडीए का सीट डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो गया, महागठबंधन अभी तक फंसा हुआ है। इनफैक्ट आरजेडी कांग्रेस में घमासान अभी भी चल रहा है, लेफ्ट पार्टीज के साथ आरजेडी का चल रहा है। आज आरजेडी लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को दिल्ली के एक कोर्ट ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी केस IRCTC में एक तरह से कह सकते हैं कि उन पर आरोप तय कर लिया है, और 10 नवंबर उसका आगे बढ़ा दिया है। तो अभी महागठबंधन इज इन अ क्राइसिस। अभी एनडीए सीम्स टू बी ऑलरेडी अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, अब कैंपेन चालू हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज उनको मिल रहा है। टाइम बहुत कम है, करीब करीब 3 हफ्ते 4 हफ्ते ही हैं। तो एनडीए को ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिला। दूसरा एक बहुत अच्छा चीज हुआ है, अच्छा नहीं कहूँगा, एक सिग्निफिकेंट चीज हुआ है कि बीजेपी और जेडीयू बराबर सीट उनको मिला है इस बार। ये जो है ना, एक बड़ा इम्पोर्टेंट शिफ्ट दिखाता है मेरे अनुसार एनडीए में। बीजेपी इस मामले में मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट लायन के तरह स्ट्रैटेजी की, 2 स्टेप बैकवर्ड्स और फिर 1 स्टेप फॉरवर्ड, है ना, जो महाराष्ट्र में की थी। पहले आलाई को बना दी मुख्यमंत्री, 2.5 साल रुकी, और उसके बाद खटाक से इस बार जो है अपना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को, तो वही कर रही है। इतने दिन जब पिछले बार जेडीयू उनका बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस था, फिर भी बीजेपी उन्हीं को, नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री बनाई। ऑफ कोर्स ये मानूंगा कि नीतीश जी, मतलब उनके बिना बनाना सरकार बड़ा मुश्किल था, बट कम से कम बड़ा एल्डर ब्रदर होते हुए भी नीतीश जी को आगे बढ़ा दिया। बट इस बार जो है ये सिग्नल है कि देखिए बराबरी पर आ गए हैं, और यदि जिसका भी परफॉर्मेंस बेटर होगा चुनाव में, शायद
मुख्यमंत्री उसका हो। अभी तो नीतीश जी के ही लीडरशिप में लड़ रहे हैं, पर ये एक सिग्नल है। दूसरा, चिराग पासवान का जो राइज है वो मैं कहूँगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लोग कहते थे कि रामविलास जी तो धाकड़ थे राजनीति में, और चिराग लास्ट टाइम 2020 में 135 सीट लड़े थे, 135, और जीते थे एक, सिर्फ 6% वोट लाए थे। हालांकि ज़्यादातर लोग कह रहे थे यार 6% वोट, मैं कहूँगा अरे 5% उनका जो पॉपुलेशन है दुसाध का या पासवान का, वो 5% ही है, तो 6% वोट लाना बहुत बहुत कम नहीं है। बिल्कुल। और अकेले लड़ा था, बट आई थिंक उनको हेल्प किया लोकसभा में 5 सीट लाए, पांचों सीट जीत गए। तो उसमें जो है ये तो मैं कहूँगा वन ऑफ द हाईएस्ट रिकॉर्ड है इन टर्म्स ऑफ जो भी कह लीजिए, है ना। तो वो उनको हेल्प किया, प्लस मैसिव बार्गेनर है। हमने तो कहूँगा, मुझे तो लगा कि रामविलास जी का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दी है। रामविलास जी, सब लोग कहते थे कि मौसम वैज्ञानिक हैं, ये लगता है बार्गेनिंग वैज्ञानिक हैं। तो इतने कम एज में जिस तरह से उन्होंने जेडीयू, अच्छा एक उनको बार्गेनिंग में ये हेल्प किया कि पिछले बार उन्होंने जेडीयू का काम तमाम कर दिया था, इतने सीट पे नुकसान पहुंचाया था। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो जेडीयू का परफॉर्मेंस बड़ा गड़बड़ था। तो आपने ध्यान दिया होगा, अमित शाह इस बार जब बीजेपी पार्टी मीटिंग होल्ड किए थे तो उन्होंने कहा कि अपने वर्कर्स को कि इस बार बीजेपी के लिए काम नहीं करना है, एनडीए के लिए काम करना है। एक पार्टनर गड़बड़ होगा तो पूरा परफॉर्मेंस गड़बड़ा। और सर, इसमें एक चीज़ और जो बात आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने ये भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान को कहा है कि अगर सरकार बनती है एनडीए की, तो राज्य में भी चिराग पासवान की पार्टी की एक बड़ी भूमिका होगी अगर अच्छे नतीजे आ जाते हैं और एनडीए की सरकार दोबारा बन जाती है तो इसी बार। वो तो बीजेपी ने कहा है, बट चिराग पासवान का तो डिमांड है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। वो तो प्रोजेक्ट तो ऐसे ही कर रहे हैं वो। तो चक्कर है कि वो पता नहीं सेटिस्फाई कर पाएंगे कि नहीं, बीजेपी उसको फाइनली सेटिस्फाई कर पाएगी कि नहीं। बट एक चीज और, लास्ट पॉइंट चिराग पासवान के बारे में जी। एक बार यदि पूरे देश को देखा जाए तो जो दलित राजनीति है जी। वो पिछले मैं कहूँगा करीब 5 साल में दलित राजनीति भारत के में एक तरह से डिक्लाइन पर है जी। दलित राजनीति जो एक जमाने में अंबेडकर जी, बाद में बिहार में जगजीवन राम, बाद में मायावती, उत्तर प्रदेश में और भी बहुत सारे लीडर, रामविलास पासवान जी, जिस तरह से दलित राजनीति को नीचे से ऊपर उठाए, वो कुछ सालों से डिक्लाइन पर हुआ। जैसे यूपी में जो राइज हुआ योगी आदित्यनाथ का, और बाइपोलर फाइट हुआ लास्ट टाइम चुनाव में लोकसभा में, तो लगा कि मायावती जी का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया है। तो चिराग पासवान का राइज यदि उस संदर्भ में देखा जाए तो मैं कहूँगा यूनिक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और 5 साल के अंदर 1 सीट से सीधे 29 सीट मिलना, ये दिखाता है कि चिराग पासवान अपने फादर के तरह ही पॉलिटिकल जीनियस है। बिल्कुल। सुमित, यहाँ पर मैं इसके दूसरे पहलू पर डिफर करूंगा सर। ठीक है, और मैं एक सवाल इसके बाद मैं जोड़ भी देती हूँ कि ये जो एनडीए में जो जेडीयू और बीजेपी एक उस पर आ गए हैं, तो क्या कहीं ये नहीं लगता कि जो जेडीयू के वोटर्स होंगे या जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं, भाई आप कहीं भले ही सांकेतिक रूप से ही चाहिए 4-5 सीटें या 2 सीटें ज़्यादा लड़ते थे, तो एक वो बड़े भाई की भूमिका नज़र आ रही थी, क्या कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में बेचैनी देगा वो चीज़, वोटर्स में बेचैनी देगा, और क्या वो बैकफायर कर सकता है चुनाव में कि वो नाराज़गी तो किसी भी तरह से सामने आ सकती है? आपके सवाल का जवाब मैं आगे देता हूँ। पहले अजीत सर की बात बिल्कुल बिल्कुल। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है सर, बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ मैं बोलना चाह रहा हूँ सर। आपसे मैं डिबेट नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं आपसे कौन डिबेट करेगा सर, आप इतने सीनियर है। पर मुझे ऐसा लगता है कि इस एनडीए की जो सीट मिले हैं, बांटे गए हैं, उसमें चिराग और अच्छा बार्गेन कर सकते थे। अच्छा, मैं चिराग को इसमें विनर नहीं मान रहा हूँ। मेरा अपना मानना है कि इसमें विनर अगर कोई है तो उपेंद्र कुशवाहा है, जिनके पास एक भी सांसद नहीं है, एक भी विधायक नहीं है, वो 6 सीटें लेके चलेगा। उपेंद्र कुशवाहा की टर्म भी 2 साल की है राज्यसभा की, जो अगले साल पूरी हो रही है। ठीक है। वो अगले अपना 6 साल का टर्म भी उन्होंने कंफर्म करा लिया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, उपेंद्र कुशवाहा कम्युनिटी जो है, जो मोटे तौर पर नीतीश कुमार के साथ मानी गई है जी, उसको क्वेरी कम्युनिटी जो जेडीयू का कोर वोटर रही, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, ये एनडीए के अंदर की 3 ऐसी ताकतें थी जिन्होंने इस बार भरपूर बार्गेन किया। और ये उनको दिख रहा था कि दिल्ली में
जो भारतीय जनता पार्टी है ये कमज़ोर हुई है। ये हाँ, ये मान के चल रहे थे लोकसभा से कमज़ोर इन द सेंस कि सर कि अब ये 300 प्लस की पार्टी नहीं है। अब ये लोग, इनको इस बात का एहसास था कि ये 250 वाली पार्टी है और ये इससे, अगर ये मैं नाम नहीं लूँगा, मैं एक बड़े नेता से मिला, उन्होंने मुझे कहा कि अगर आज हम अपनी बात नहीं मनवाएंगे तो हम कब मनवाएंगे। अच्छा। 14 नवंबर को नतीजे जब आ जाएंगे तब तो हमको पूछेंगे नहीं कोई, हम तो सबसे छोटे प्लेयर हैं। तो हमारे लिए आज अपने दम पर लड़के अपने लिए मैक्सिमम सीट अगर मैं आज नहीं लूंगा तो मैं कब लूंगा। ये उपेंद्र कुशवाहा के लीडर थे? नहीं, फिर किसी और पार्टी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन तीनों पार्टियों ने, ये मतलब इन खासकर दो की बात कर रहा हूँ मैं, मांझी साहब की और कुशवाहा साहब की, इनको इस बात का एहसास था कि आज नहीं तो कब। तो इन्होंने बार्गेन करके, मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी को तो नहीं मिल पाया, पर उपेंद्र कुशवाहा उसमें काफी हद तक कामयाब मुझे दिखाई देते हैं कि वो 6 सीटें ले गए। क्योंकि मेरी जानकारी ये थी कि 3 या 4 सीटें मिलेंगी, ठीक है। उनको 6 मिल गई। चिराग पासवान जो आराम से 30 मिल सकती थी, वो जो फॉर्मूला था कि 5 लोकसभा पे, अगर आपकी 1 लोकसभा है तो 6 विधानसभा मिलेंगी, तो 30 मिलती थी, उनको तो 29 ही मिली, तो उनका तो एक का नुकसान हो गया। और मैं अभी भी, अब तीसरी चीज जो कहना चाह रहा हूँ कि सर पिछली बार जो 135 पे लड़े थे, तो वो 135 पे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, अब पता नहीं किसको कितना हमको कहना चाहिए कि वो कैसे लड़े थे, हमको पता है। उनको क्यों लड़ाया गया था कि नीतीश कुमार को डैमेज पहुंचाना है। 135 कैंडिडेट को खड़ा करना, अकेले दम पे लड़ना, वो व्यक्ति जो चाचा से लड़कर आया हो, जिसने पार्टी पर कब्जा अपना जमाने की कोशिश की हो, उसको कहाँ से 135 लोग मिले? उसको 135 जगह पे कॉन्स्टिट्यूंसी पे कैंपेन करने के लिए कौन खर्चा दे रहा था? ये सब चीजें ऐसी हैं कि इसको भी चर्चा में लाना चाहिए कि कहाँ से चिराग पासवान के पास ताकत कहाँ से आ रही थी। बिल्कुल। तो वो जो ताकत पिछली बार आ रही थी, वो अब ये कह सकते हैं आज की डेट में कि इसमें बीजेपी का बहुत बड़ा रोल था। बीजेपी, क्योंकि जिस तरीके से रामचंद्र पासवान बाहर हो गए, चिराग पासवान बीजेपी के करीब आ गए, अब वो चाचा पासवान का भरोसा ही नहीं कहाँ है आज की डेट में, उनका क्या हाल होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप देखिएगा जो कैंडिडेट अनाउंस होंगे, बीजेपी की भले 101 सीटें हैं, पर बीजेपी 125 सीटों पर लड़ेगी। मतलब बाकी की जो 24 सीटें बीजेपी लड़ने वाली है, वो उसके कैंडिडेट होंगे उपेंद्र कुशवाहा के नाम पे, वो चिराग पासवान के नाम पर। बिल्कुल। तो बीजेपी की कोशिश ये होगी कि अपने दम पर मतलब अपने दम इन द सेंस कि भले ही मेरे पास 101 हैं, पर अपने पसंद के कैंडिडेट 124 मतलब 122 से ऊपर आए, बिल्कुल। ताकि अगर हमको कल ये हो कि नीतीश कुमार फिर स्विंग कर लें, नीतीश कुमार फिर आरजेडी की तरफ चले जाएं, और ऐसा कोई हो तो हमको किसी की जरूरत ना पड़े, सहारे की जरूरत ना पड़े। सहारे की जरूरत हो। जैसे आपने कहा ना, महाराष्ट्र इज द बेस्ट एग्जाम्पल। कैसे देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने 2-2.5 साल इंतजार कराने के बाद मुख्यमंत्री बनाया, ये वही कोशिश चल रही है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी बिहार की उसके लिए बहुत सेंसिटिव है। अगर बिहार में घुसपैठिए वाला मामला चल गया, जो लगातार उठाया जा रहा है, कटेंगे या बटेंगे की बात बोल दी गई है, तो जब प्रचार मतलब परवान चढ़ेगा तो ये घुसपैठियों वाला मामला शायद सबसे बड़ा मामला बनाकर उभारा जाएगा। बिल्कुल बनेगा, बनाया जाएगा। बगल में बंगाल है, 3 महीने के बाद बंगाल में चुनाव है। बंगाल में तो ये सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। जिस तरीके से ममता बनर्जी को SIR के जरिए घेरा जा रहा है, तो बीजेपी के लिए पूरब में अपने इनरोड्स बनाना, उड़ीसा उसने जीत लिया जी, बंगाल उसके लिए बहुत मुश्किल था। बंगाल में उसने सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी बन गई, कांग्रेस को कहीं का कहीं छोड़ दिया। बिहार उसके लिए वो था, तो बिहार में उसने इस बार दम दिखा दिया। तो बहुत ही जो बीजेपी के रणनीतिकार हैं, जो चाणक्य हैं, वो बहुत ही सोच समझ के इस वक्त अपनी पार्टी का ग्राफ जो है वो बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब आप वो जवाब देना चाहेंगे जो जेडीयू को छोटा भाई बनाया गया या बराबरी पर लाया गया? देखिए, एक बात को हम सबको मानना चाहिए कि जेडीयू जो है आज की डेट में नीतीश कुमार की वजह से जेडीयू है, और जितने दिनों तक नीतीश कुमार एक्टिव हैं, दिख रहे हैं, तब तक तो जेडीयू है। लेकिन वंस नीतीश कुमार इज नॉट देयर, तब कोई नहीं बता सकता कि जेडीयू का क्या होगा। क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने अंडर में जिन 2-3-4 लोगों के पास पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी हुई है, अधिकतर लोग ईबीसी कम्युनिटी के नहीं है, अधिकतर लोग अगड़ी कम्युनिटी के हैं जी। और अगड़ी कास्ट कहाँ है हमको पता है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होती है। तो वो कहाँ जाएगी? पार्टी का डिसइंटीग्रेशन होता है तो या तो वो जन स्वराज में जाएंगे निकल कर, अगर प्रशांत किशोर कायम रहे, अगर प्रशांत किशोर इन चुनावों तक के बाद उनका लॉन्ग टर्म का प्लान है, या फिर वो बीजेपी के साथ जाएंगे। आपका वो इंटरव्यू भी प्रशांत किशोर के साथ जो हुआ है वो काफी वायरल हुआ है सुमित। वो इंस्टेंट था, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आपसे इस पर किसी और दिन बात करेंगे, आज हम जेडीयू पे बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जेडीयू का भविष्य जो है वो नीतीश कुमार के ऊपर है, और जेडीयू के नेता भी जानते हैं कि ये नीतीश बाबू का शायद आखिरी चुनाव हो उनकी नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में। लड़ेंगे तो खुद भी नहीं, तो ऐसे में बीजेपी से पंगा लेंगे तो कहाँ जाएंगे?
इधर आ नहीं सकते, इधर के रास्ते बंद हो चुके हैं। ये जो भी कुछ होगा वो 14 नवंबर के बाद भले ही हो जाए, पर अभी तो जब जब जीतेंगे तब तो नेगोशिएट कर पाएंगे। बिल्कुल। अभी तो उनको 47 से ऊपर लेकर आना है। उनका तो सबसे बड़ा क्यार यही होगा आज की डेट में बिल्कुल। कि भाई 47 से ऊपर हमारी सीटें आए, और इसीलिए वो 101 पे लड़ रहे हैं। बीजेपी ने बहुत बड़प्पन दिखाया कि जिसके 47 विधायक रहे हो उसको 101 सीटें दे दी। बीजेपी चाहती तो 50, 60, 70 पे खत्म कर सकते थे। तो बीजेपी की इस पे तारीफ भी होनी चाहिए कि आप अपनी अगर जगह बना रहे हैं तो अपने अलाई को भी साथ रखे हुए हैं। उसकी वजह सिर्फ एक ये नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी, और बीजेपी के पास कोई भी ऐसा नेता नहीं है, मैं ये डंके की चोट पे बोल सकता हूँ, कि जिसकी पकड़ पूरे बिहार पे हो और जिसका चेहरे पे चुनाव लड़ ले। वो पॉकेट्स में है, अपने इलाकों में है, पर सुशील मोदी के पास, बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है जिसकी पहचान पूरे बिहार में हो, जो बीजेपी को चुनाव जितवा सके। ऐसा कोई नेता बीजेपी ने जो थे वो इतने साइडलाइन हो गए कि अब उनका दमखम नहीं दिखाई देता। जो नहीं है, जो लड़ रहे हैं, उनके पास दमखम नहीं है। और कहा तो ये भी जाता है कि जेडीयू में भी बहुत से ऐसे नेता हैं जो बीजेपी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, और उस तरह से वो जो इसीलिए पार्टी में खलबली हमेशा मची रहती है इन दिनों, जब से नीतीश कुमार की सेहत उतनी अच्छी नहीं रहती है। जेडीयू जो है बेसिकली सोशलिस्ट पार्टी है और लोहिया विचारधारा, ठीक है। जेपी विचारधारा से प्रभावित। बट हुआ क्या कि पिछले 20 साल में करीब 17 साल जेडीयू रही है भाजपा के साथ, नंबर 1। नंबर 2, भाजपा पिछले 11 साल से सेंटर में भी है, तो कहने के लिए डबल इंजन सरकार हो जाता है। तो सुमित ने बिल्कुल सही कहा कि एक तरह से कह सकते हैं कि जेडीयू सैफरनाइज कर गया है। पूरे पार्टी नहीं, पर जो टॉप लीडरशिप है उसमें आदमी नाम भी ले सकता है, जैसे कि संजय झा। एक जमाने में याद है संजय झा को अरुण जेटली दिए थे नीतीश कुमार को, एक तरह से इंट्रोड्यूस किए थे। इनफैक्ट संजय झा ने मुझे ही कहा था एक इंटरव्यू में जी, विजय चौधरी जो दोनों हैं, दोनों बड़े सॉर्ट ऑफ टिल्टेड हैं टुवर्ड्स बीजेपी। आजकल ललन सिंह जी भी, हालांकि ललन सिंह कुछ दिन पहले कूद के आरजेडी में टूट के जा रहे थे, बट अब जो है सरकार में लीडर बना दिया गया है, मतलब कैबिनेट रैंक हैं, तो वो भी चले गए हैं। और भी हरिवंश जी भी, वैसे तो बड़े अच्छे आदमी हैं, बट जब मैं अब बात करता हूँ तो हरिवंश जी में भी शिफ्ट लगता है। बीच में आरसीपी सिंह थे, माने जाते थे नीतीश कुमार के बिल्कुल राइट आर्म मैन, और वो भी फिर मोदी जी से इन्फ्लुएंस्ड हो गए। मोदी जी वैसे भी ऐसे नेता हैं कि कोई भी उनसे इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, जो भी उनके साथ काम किया हो। तो ये बात है कि जेडीयू जो है उसमें गजब का शिफ्ट आया है। हालांकि मैं जब कुछ काडर से बात करता हूं तो वो कहते हैं नहीं, अभी भी दोनों विचारधारा है जेडीयू में। और एक चीज है जेडीयू के पास कि आज भी जेडीयू को पसमानदा मुसलमानों का वोट मिलता है, और एक तरह से पसमानदा को एक्सट्रीमली बैकवर्ड कैटेगरी में लाने में सबसे बड़ा हाथ नीतीश कुमार का है। उन्होंने कहा कि मुसलमान का रिजर्वेशन रिलीजन पर नहीं होगा, एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड पर होगा। तो उस कारण जो है सीधा पार्टी कूद के चल जाएगा भाजपा में, ये मुझे थोड़ा सा मतलब मैं अग्री नहीं करता हूँ। अच्छा, ये भी मुझे नहीं लगता है कि पार्टी टूटेगी तो प्रशांत किशोर की तरफ भागेंगे। अच्छा। तब वो हो सकता है कि यदि टूटे और यदि कांग्रेस का कुछ रिवाइवल हो या राजद का, तो हो सकता है कुछ उधर चले जाएं। प्रशांत किशोर मुझे नहीं लगता है कि उतना एब्जॉर्ब कर पाएंगे जेडीयू को। तो एक तो ये बात। दूसरी बात जो उपेंद्र कुशवाहा पे सुमित ने कहा बिल्कुल सही है। उपेंद्र कुशवाहा जो है ही इज एन एक्सेलेंट बार्गेनर। अच्छा, बार्गेन करने के टाइम में उपेंद्र कुशवाहा का मैं एक देख रहा था, बड़ा सा उनका 1 पेज था इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू, तो थोड़ा भी नहीं लगा कि यदि नहीं मिलेगा तो मैं जाके जैसे चिराग पासवान ने कहा ना कि मैं जाके पीके के साथ पूरा मिलके पूरे सीट पे लड़ूंगा। उन्होंने ऐसा कोई धमकी नहीं दिया। हाँ। बड़ा सॉफ्ट वे में आए। और साथ ही साथ सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं, अभी जो है बिहार में ये जो कास्ट सर्वे शो किया है कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड का 36% वोट है। तो जितने ईबीसी लीडर है, दिक्कत क्या है, ईबीसी कम्युनिटी बहुत बड़ा है, उसके पास बहुत सॉलिड लीडरशिप नहीं है। तो उपेंद्र कुशवाहा इधर और मुकेश सैनी उधर, ये दोनों जो है इमर्ज किए हैं अभी अपने आप में। बट आई थिंक
लॉन्ग टर्म में प्रशांत किशोर ने जो एक अच्छा काम किया है कि कर्पूरी ठाकुर के ग्रैंड डॉटर को, प्रगति ठाकुर को एक सीट दिया, जागृति ठाकुर, जागृति ठाकुर को, तो ये जो है बड़ा प्लस, मतलब उस तरह से बीजेपी सबसे अच्छा काम किया था कि जननायक घोषित किया था कर्पूरी ठाकुर को, पर टिकट देने में देर कर दी बीजेपी ने। तो एक तरह से इमरजेंस है एमबीसी का। पहली बार बिहार में जो लालू जी के टाइम में ओबीसी राजनीति का हुआ था, और ये नहीं है कि पहली बार 1978 1980 के बीच जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन लाया था और उन्होंने ही रिजर्वेशन स्टार्ट किया था। और उस समय जो अटेम्प्ट था वो यही था कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड, जिसको हम लोग कहते हैं असली पिछड़ी जाति तो वही है, जिसमें कि बिहार में कहते हैं उसको पचपनिया वोट या कभी कभी कहते हैं पचफोड़ना वोट, तो कोसी के इलाके में यही उसको कहा जाता है। तो छोटे छोटे जैसे कि धानुक हों, अमाट्य हों, कह सकते हैं फिशरमैन कम्युनिटी जो है, मलाह, उसके बाद नोनिया, इस तरह के जो छोटे छोटे कास्ट होते हैं 2% 3% वाले, तो उनका जो है एक तरह से कह सकते हैं कास्ट कोलिशन। और उस मामले में मैं मानूंगा कि कर्पूरी ठाकुर के बाद नीतीश कुमार सबसे बड़े पॉलिटिकल जीनियस थे। अपने थे कुर्मी कास्ट से जो टेक्निकली ओबीसी लीडर थे और 2.5% ही वोट उनका है, 2.47, पर उसके बावजूद भी 20 साल तक मुख्यमंत्री रह गए इसी पचफोड़ना को क्रिएट करके। तो एक शिफ्ट है बिहार में। पहले अपर कास्ट का बाहुबल था, पहले मतलब 1990s के पहले लालू प्रसाद ने ओबीसी का एक नया पूरा 180 डिग्रीज कह सकते हैं पलट दिया राजनीति को पॉलिटिकली। हालांकि उनका गवर्नेंस बहुत अच्छा नहीं रहा और आज भी वो सफर कर रहे हैं उस कारण, बट पॉलिटिकली पूरे राज्य को बदल दिया था। सर यहाँ पर मैं एक पॉइंट आपसे फाइनली नीतीश कुमार जो है उन्होंने इसको एक कंप्लीटली न्यू डायरेक्शन दिया। मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे, उपेंद्र कुशवाहा की जो बात अभी आप लोग कर रहे थे, सुमित भी कह रहे हैं कि वो सबसे बड़े बार्गेनर के तौर पर देखे जा सकते हैं यहाँ पर, या फिर काफ़ी बेनिफिट में वो रहे यहाँ पर। लेकिन अगर हम लोकसभा को ही देखें यहाँ पर, तो जो शाहबाद मगध वाले इलाके थे वहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा की नाराज़गी का असर देखने को मिला था। कुशवाहा वोटर्स जो थे वो छिटके थे और उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं महागठबंधन को हुआ था। तो क्या वो फैक्टर एनडीए ने नोटिस किया होगा, ये मैं पूछ रही हूँ, जब उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें यहाँ पर दी गई हैं। यदि सुमित की तरह मैं आर्ग्यू करता यंगर जनरेशन का है, बेटर बार्गेनिंग एबिलिटी अंदर से है, तो मैं कहता कि यदि उपेंद्र कुशवाहा चिराग पासवान के तरह हार्ड बार्गेनिंग करते तो 6 से हो सकता उनको 12 सीट मिल सकता था, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा वॉज ए बिगर नीड फॉर एनडीए देन चिराग पासवान। इसलिए कि आज जो है दलित राजनीति में एक तरह से डिवीजन है, 3 कैंप में दलित राजनीति चला गया है, मांझी, चिराग पासवान और जो रविदास कम्युनिटी है उसको, जिसको कि एक तरह से कांग्रेस जो है कोशिश कर रहा है, जो जगजीवन राम और उस तरह के जो मतलब टॉल लीडर्स थे, तो उसमें उसने अपने प्रेसिडेंट को लाया है राजेश कुमार। तो वो चाह रहा है कि उस कम्युनिटी को ले आए। इनफैक्ट मायावती भी कोशिश कर रही है, उनकी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है बिहार में। तो वो जो है एक तरह से कहिएगा 3 भाग में डिवाइडेड है, 3-4 भाग में दलित वोट। बट जो एक तरह से एमबीसी वोट जो है वो इमर्ज किया है इन अ सॉलिड वे, और उसमें उपेंद्र कुशवाहा यदि चाहते सिर्फ कुशवाहा लीडर नहीं बन के, पर कहते कि मैं एमबीसी का लीडर हूं और मुझे आप जरूर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाइए, और साथ ही साथ जैसे इन्होंने कहा था 40 सीट, चिराग पासवान वो भी कह सकते थे कि मुझे भी 40 सीट दीजिए, नीचे उतरते 20 पर, बट वो 6 पर ही मान गए क्योंकि पिछली बार का जो हाल था, और सॉफ्टर लीडर है उपेंद्र कुशवाहा, सॉफ्टर लीडर जी। सुमित, यहाँ पर ये जो इस बार जो सीट स्विंग की बात की जा रही है कि यहाँ से वो लड़ सकते हैं और बहुत सारे जो सिटिंग एमएलए हैं उनको वहाँ से ना लड़वा के दूसरी सीटों से लड़वा सकते हैं, तो इसका कितना फ़ायदा और कितना नुकसान होता हुआ नज़र आता है, और क्या इसके पहले इस तरह के पैटर्न्स जो हैं वो कामयाब हुए हैं? अदिति, अभी है ना ये सब कहना मुझे तो थोड़ी जल्दबाजी है। ठीक है, वेट कर लेना चाहिए कि किसको कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। ये सीट टू सीट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि कई सारे एमएलए ऐसे हैं जो 4 बार के 5 बार के एमएलए हैं, बिल्कुल सिटिंग एमएलए।
तो उनके उनके अगेंस्ट में एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, इसीलिए सीट बदलने की बात चल रही है कि आसपास की सीट पे कहीं चले जाइए या आपकी फैमिली से कोई लड़ ले, इस तरह की बातें, और ये दोनों खेमों में चल रहा है। ठीक है। ये दोनों खेमों में, महागठबंधन में भी है और एनडीए में भी है। तो मुझे लगता है कि जब तक कैंडिडेट्स अनाउंस नहीं हो जाते हैं और सीट्स अनाउंस नहीं हो जाती हैं, तब तक हमको इस सवाल का जवाब देने में मुझे तो दिक्कत होगी। पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि ऐसे फॉर्मूले कई बार काम करते भी हैं और कई बार नहीं भी करते हैं। हमने दोनों चीजें देखी हैं। तो ये कहते हैं ना कि कोई एक फिक्स टेम्पलेट है कि अगर आप इसको चेंज करेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएंगे, ये कहना जल्दबाजी होगा। ठीक है सर, आप इसी सवाल का अगर जवाब देना चाहें, सीट स्विंग वाली जो बात है उसको आप किस तरह से देखते हैं? सीट स्विंग मतलब जो टाइट फाइट है या हर जगह? नहीं, हर जगह जाने कि आप सिटिंग एमएलए को भी दूसरी जगह से लड़वा दें। जो बात अभी सुमित कह रहे थे कि इस बार वो देखने को मिल सकता है कि बीजेपी के जो एमएलए हैं वो हो सकता है कि चिराग पासवान की सीटों से लड़े, उस तरह से सीट स्विंग जिसे कहते हैं। बीजेपी का मैंने जो सुना, जी। सुमित बताएंगे, ग्राउंड से आ रहे जी। हैं कि उनका जो असेसमेंट था, इंटरनल असेसमेंट, हाँ। कि 1/3 सिटिंग एमएलएस को रिप्लेस किया जाए नॉन परफॉर्मेंस के बेसिस पर। अब होता क्या है कि यदि आप ऐसा करें तो छोटे पार्टियों में तो ओपन रिबेलियन हो जाता है, पार्टी टूट जाता है। भाजपा ऐसा पार्टी है कि शायद कम हो, क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड पार्टी है। और लोग सोचते हैं अच्छा उनको कहीं और एकोमोडेट कर लिया जाएगा, एमएलसी बना लिया जाएगा। हो सकता है जो सुमित कह रहे हैं, अभी तो सीट फाइनल हुआ नहीं है, मुझे लगता है कि हो सकता है कि जेडीयू में कुछ लोगों को डाल दिया जाए, या चिराग पासवान तो शायद नहीं मानेंगे, वो बड़े मतलब पक्का है कि मेरा यही कैंडिडेट है। प्लस हालांकि उनके पास सिटिंग एमएलए तो कोई है नहीं, हाँ, बट उनके पास ये है कि एक तरह से काडर बेस बड़ा सॉलिड है, आज से नहीं, रामविलास जी के समय से। जी। तो हो सकता है कि जीतन राम मांझी को यदि अधिक सीट दिया जाता तो बीजेपी कोशिश कर सकती थी। बट ये बात ज़रूर है जो सुमित ने कहा कि बीजेपी जिस दिन 101 जीत माने लड़ेगी, मान लीजिए जितना जीते, तो बेसिस उसका रहेगा कि 125 130 जो है उसका बेस रहे। और वो चाहेगी कि इस बार की जब फाइनली डिपेंड करेगा बहुत कुछ नंबर पे, क्या परफॉर्मेंस होता है। मुझे एक चीज़ और सुमित से ही पूछना था, मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी को यदि कहीं से रियल झटका है या चैलेंज है तो मुझे लगता है कुछ हद तक प्रशांत किशोर से, क्योंकि प्रशांत किशोर, उनका जो मैंने देखा ग्राउंड पर, सोशल मीडिया पर तो वैसे ही वो छाए रहते हैं। हाँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रशांत किशोर बॉक्सेस मोर देन हिज वेट, है ना। वो इतना लगता है कि पूरा बिहार को ही कब्जा कर लिए हैं, ऐसा नहीं है। पर मुझे ये लगा कि यंगस्टर्स, अपर कास्ट, अपर एजुकेटेड, जिनके पास जॉब्स नहीं है, वो प्रशांत किशोर को इस बार चेंज के नाम पर, आपने जो पहला पॉइंट कहा कि एक तरह से मूड है चेंज के लिए, तो उससे जो है प्रशांत किशोर कुछ जरूर मतलब अर्बन, अपर कास्ट, एजुकेटेड यूथ को अपने तरफ खींचेंगे। और मेरा अनुमान है कि मेजॉरिटी ऑफ देम वुड बी बीजेपी वोटर्स इन द पास्ट। क्या ऐसा लगा आपको? राघवपुर जाके परेशान काफी हो गए, लेकिन वो प्रशांत किशोर क्यों? बिल्कुल, जिस तरह के जो कार्यकर्ताओं के अगर आप बयान सुनेंगे तो वो कहेंगे कि असलियत उनको पता चल गई राघवपुर जाके कि क्या स्थिति है पीके की। अच्छा, अब ऑफकोर्स वहाँ पे यादव वोटर्स हैं, तेजस्वी का गढ़ है वो, उस तरह से। आज की लिस्ट में भी उनका नाम नहीं है नहीं। ना? हाँ। तो सर, जो आपने सवाल पूछा ना, उसमें मैं दो ही चीज़ कहना चाह रहा हूँ। ज़रूर प्रशांत किशोर ने जितने मुद्दे उठाए हैं वो यूथ को बड़े अपील करने वाले हैं। और आपने बहुत अच्छा कहा, अर्बन और एजुकेटेड पढ़ा लिखा जो यूथ है, उसके बाद समझ में आती है कि हमको नौकरी चाहिए, हमको हमारा अधिकार चाहिए, हमको समय पे पेपर चाहिए, हमको बिहार में ही नौकरी चाहिए, बजाय इसके कि हम दिल्ली जाएं, बम्बई जाएं, कलकत्ता जाएं। ये बात जितने उन्होंने इशू उठाए हैं प्रशांत किशोर ने, वो यूथ को अपील कर रहे हैं। पर सर, मुझे अभी भी लगता है, मैं बिहार को आपसे बहुत बिल्कुल नहीं जानता हूँ आपके मुकाबले, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे अभी भी लगता है सर कि वहाँ पर अंत में जो वोट पड़ता है ना, तो वो कास्ट के नाम पे पड़ेगा। आई होप कि यूथ जो है वो कास्ट लाइन से ऊपर उठ जाए। आई होप कि यूथ जो है वो अपने विकास के बारे में सोचे, अपने मुद्दों के बारे में सोचे, रादर दें कि मैं किस कम्युनिटी से आता हूँ, मुझे किस कम्युनिटी का नेता चाहिए, किस कास्ट का नेता चाहिए।
जितने लोगों से मैंने बात की सर, तो मेरा अनुभव बहुत ही मिक्स रहा। इनफैक्ट ज़्यादातर टिल्टेड टुवर्ड्स कास्टिज्म रहा। मतलब मजाक मजाक में हम बच्चों से बात कर रहे थे, एनआईटी के जो बच्चे प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, वो कैमरे पे नहीं, प्रोग्राम भी किया मैंने। उस प्रोग्राम की शुरू होने के पहले हम बच्चों को इकट्ठा कर रहे थे कि आ जाएं, तो उसमें एक लड़के ने मजाक, मैंने पूछा कि किस पे वोट करते हो आप लोग, कास्ट पे वोट करते हो कि विकास पे वोट करते हो? तो वो हंसी में बोला, उसने बड़ा फेमस वो जोक भी है व्हाट्सएप पे कि विकास की जाति क्या है? किस विकास की बात कर रहे हैं आप? तो ये बड़ा फेमस व्हाट्सएप जोक भी है ना बिहार में कि किस विकास की बात कर रहे हैं, किस विकास की जाति क्या है? कौन सी जाति का विकास है? कौन सी जाति का विकास है? तो मुझे मतलब उसके वो तो खैर मजाक की बात है, लेकिन ये सर मेरे को लगा वहाँ भी जो लोग बहुत ही प्रोमिनेंटली वोकली बच्चे बोल रहे थे, यंगस्टर्स, कि खुल करके चेंज है, चेंज है, चेंज है, वो ज्यादातर लोग तेजस्वी का नाम ले रहे थे, वो प्रशांत किशोर का नाम नहीं ले रहे थे। कम से कम पटना शहर में वो, क्योंकि पीके ने तो 3 साल से जमीन पे काम किया है, वो कई सारे गाँव में, कई सारे इलाकों में घूमे भी हैं। मैं वहाँ नहीं गया, मुझे नहीं पता कि वहाँ का क्या स्थिति है, पर पटना में जो ममतापुर का इलाका है जहाँ पर कोचिंग की बाढ़ है, यू वोंट बिलीव अदिति, मतलब इतने छात्र, इतने लोग एक साथ एक गली के अंदर अपने जीवन में नहीं देखे होंगे। अच्छा, मतलब मुखर्जी नगर फेल है दिल्ली का, अगर आप मुखर्जी नगर जाएं, और हर बच्चा के हाथ में एक या तो किसी ना किसी कोचिंग की टी शर्ट पहना हुआ है, या किसी ना किसी कोचिंग का बैग टांगा हुआ है, और समंदर है बच्चों का। और क्योंकि शाम के टाइम अगर आप चले जाइए 3 बजे के बाद, 3 बजे कॉलेज खत्म होते हैं, शाम की क्लासेस होती है 3 से लेकर 6 बजे 9 बजे तक, 6 घंटे की। आपको जब क्लास शुरू होने वाली है और क्लास जब खत्म होती है, तो पैर रखने की जगह नहीं। मेरी गाड़ी फंस गई वहाँ, मैं 1.5 घंटा एक गली में फंसा रहा हूँ। अच्छा। मेरी बेवकूफ़ी थी कि गाड़ी लेके मैं चला गया, मुझे पता नहीं था कि वहाँ से गाड़ी लेके नहीं जाना चाहिए। खैर, तो मैं कह रहा हूँ कि इतने बच्चे हैं और ज़्यादा, और यंग सर, 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल, सबकी एक ही शिकायत। सर मुझे आश्चर्य हुआ कि हम आज़ादी के 77वें साल में हैं और सेशंस अभी भी 1.5 साल पीछे चल रहे हैं। पर बिहार की यूनिवर्सिटीज़ में जो सत्र होता है, जिसको समय पे शुरू होना चाहिए कि भाई जुलाई अगस्त में शुरू होगा, मार्च अप्रैल में खत्म हो जाएगा, वो 1 साल, सवा साल पीछे चल रहा है। और सुमित, इन मुद्दों को प्रशांत किशोर बहुत उस तरह से उठा रहे हैं, पलायन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इन मुद्दों को बहुत जोर शोर से उठा रहे हैं। उन्होंने उठाया, वो गए भी थे गांधी मैदान छात्रों के उसमें हिस्सा लेने के लिए, तो पर तब भी छात्र जो मुझे मिले, हो सकता है कि गलत हो, वो तेजस्वी का नाम ले रहे थे, वो लालटेन का नाम ले रहे थे। अच्छा सर, ये भी एक दिक्कत है वहाँ, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, प्रशांत किशोर का जो चुनाव चिन्ह है बस्ता, स्कूल बैग, उसको पहचानते नहीं है लोग। ये बड़ा क्या चाहने वाला है, जबकि 3 साल से वो जमीन पर है, समझ उस तरह से देखा जाए। 3 साल वर्सेस 30 साल, लालटेन 30 साल से, तीर 30 साल से, तो पंजा कमल उसके सामने तो नया है ना बिल्कुल। पीला गमछा जानते हैं, पर पीला गमछा आई डोंट नो उससे कैसे वोट पड़ेगा। ये पार्टी जो है ना जी, अदिति, पार्टी जो है जी, वो रजिस्टर्ड 3 साल पहले नहीं हुआ था। हाँ। वो तो प्रशांत किशोर जमीन पर थे 3 साल जमीन पहले। पर हाँ, थे, बिल्कुल। बट बस्ता जो है, जो उनको मिला है इलेक्शन कमीशन से, वो तो करीब 1.5 साल पहले, 2024 के थोड़ा पहले। तो एक तो वो पॉइंट, और ये हमेशा हुआ है। पहले भी मैंने इस बात को बहुत बार चर्चा में लाया, जब एक कारण था कि जनता पार्टी क्यों जीती, तो एक इलेक्शन सिंबल पर सारे पार्टियां लड़ी थी, भारतीय क्रांति दल के सिंबल पर। उस समय लोगों को मालूम था, उस समय लिटरेसी भी इतना हाई नहीं था जितना आज है, तो उनके दिमाग में था, तो वो इलेक्शन सिंबल को हर घर में पहुंचाते थे। आजकल प्रशांत किशोर जब आते हैं टीवी पर और जब यंग रिपोर्टर को डांटते डपटते रहते हैं, तो कभी भी अपना इलेक्शन सिंबल के बारे में बात नहीं करते हैं, और जबकि कहा जाता है कि बड़ा सधे हुए खिलाड़ी हैं इलेक्शनियरिंग में, तो उनको समझना चाहिए। तो सुमित ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। बट सुमित, मेरा एक एक्सपीरियंस है कि मैं जब घूम रहा था, मैं ज़्यादातर 2 इलाके में घूमा, बक्सर, आरा, छपरा, क्योंकि मैं गाजीपुर से एंटर किया था बिहार, और उसके बाद मैं मिथिलांचल और सीमांचल के कुछ इलाकों में, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, ये सब इलाके में घूमा। तो मैं भी रुक के बीच बीच में 20-30 बच्चों को देखता था, जहाँ भी वहाँ बातचीत करता था। तो शुरू में तो सब कहते थे कि बड़ा अच्छा बोलते हैं प्रशांत भैया, मिला उनसे कंपेयर कर लीजिए तेजस्वी जी को, चिराग जी को, तो सबसे काबिल हैं। तो फिर हम लोग का जो टिपिकल अप्रोच है कि हम कहते थे अच्छा मैंने नहीं सुना तो क्या बोलते हैं, और फिर धीरे से पूछता था कि और कारण बताओ, और क्या कारण है, क्यों इतने प्रशांत भैया अच्छा लगते हैं। तो उसमें से काफ़ी लोग ने मुझे कान में कभी आके, कभी ओपनली मुझे बोला, सर एक चीज़ और सच्चाई है बिहार का। मैंने कहा वो क्या?
तो 35 साल में कोई अपर कास्ट मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं हुआ है। तो मैंने कहा कैसे प्रशांत किशोर कौन से जात के हैं, मैं प्रिटेंड किया तो उन्होंने कहा नहीं पता है सर, पांडे हैं, कानकुब्ज ब्राह्मण हैं। तो अब है कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ, सुमित बताएंगे, सुमित ने इंटरव्यू किया है। बट अपर कास्ट वोट, और कहा जाता है कि उसी कारण उन्होंने चुन के पप्पू सिंह को जी नेशनल प्रेसिडेंट बनाया कि ठाकुर वोट भी साथ साथ आ जाए। और उसमें आर के मिश्रा जो भागलपुर डीजी थे 1989 में एसपी थे जब वहाँ पर कम्युनल राइट हुआ, तो उसको उनको जो है टिकट दिया दरभंगा से, वो भी बड़े पॉपुलर हैं लोगों के बीच, बड़े दमदार पुलिस तो यानी कि वो थे। सवर्ण जो सालों से हाशिए पर महसूस कर रहे हैं, वो प्रशांत किशोर में एक उम्मीद तो देखते ही हैं। मतलब उनसे मैंने पूछा कि अरे सारे सवर्ण तो भाजपा के साथ हैं, तो उन्होंने वो कह रहे थे सर आजकल नहीं, आजकल, तो मैंने कहा आजकल क्यों नहीं, तो आजकल तो भाजपा भी मंडलाइज हो गई है। वो कह रहे थे जितने नेता हैं भाजपा के बिहार में वो तो सारे ओबीसी लीडर्स हैं, अब कहाँ गए सब सो कॉल्ड अपर कास्ट लीडर। राजीव प्रसाद रूडी भी आउट, रविशंकर प्रसाद भी साइडलाइन हो गए हैं, अश्विनी चौबे भी साइडलाइन हो गए। एनीवे ये सब वो मुझे बता रहे थे। तो अब क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है, किधर शिफ्ट करेगा। बट एक बात तो है कि जो सुमित ने भी पॉइंट आउट किया कि पहले जिस तरह से बाइपोलर फाइट हुआ है 2005 से लेके अभी तक बिहार में, जबकि इतने सारे पार्टी हैं, बट महागठबंधन वर्सेस एनडीए, वो इस बार जो है बदल जाएगा। एक तरह से ट्राइपोलर फाइट होगा। हो सकता है प्रशांत किशोर उस ट्राइपोलर में बहुत छोटे प्लेयर हों, बट ट्राइपोलर होगा। और वो शायद जीते नहीं, बट वो खेल को बदल देंगे, क्योंकि 52 सीट मैंने असेस किया था 2020 में, जिसमें कि विक्ट्री मार्जिन करीब 5000 के नीचे है। तो कम से कम उन सीटों में, उसमें से वो 2500 वोट भी यदि काट लिए किसी एक साइड का, तो पूरा गेम पलट जाएगा। इसलिए कोई मुझसे पूछता है कौन जीतेगा, तो मैं कहता हूँ ईश्वर छोड़ के और कोई नहीं जानता। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर अब बिहार में काबा का ये एपिसोड खासकर एनडीए पर ही हमने केंद्रित रखा था कि किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और यहाँ पर एडवांटेज एनडीए ने इस तरह से ले लिया कि उसने उम्मीदवारों का ऐलान तो आगे बढ़कर अभी किया है, लेकिन सीटों का बंटवारा जो हो गया उसमें उसने एडवांटेज ले लिया। महागठबंधन यहाँ पर पीछे रह गया। लेकिन आगे भी हम अगले एपिसोड में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों को लेकर आते रहेंगे, और ज़मीन से जुड़ी स्थितियाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे एक्सपर्ट्स आपके सामने रख रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।